हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पर्यावरण भूगोल, ओके, जो कि आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस कराऊंगा और इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 150 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, मतलब लगभग 150 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसमें आपका यूनिट नंबर 1 पूरा और यूनिट नंबर 2 कवर होगा। यूनिट नंबर 1 के पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन करेंगे, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग यूनिट नंबर 1 से करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सो ये पेपर नंबर 1 है आपका और ये सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है, ओके। जैसा कि आपको पता है, आपके सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स हैं। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 करेंगे और लगभग टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे, वो भी सीक्वेंस में, ओके। मतलब पहले यूनिट 1 और उसके बाद यूनिट 2। और इसके वाले दूसरे वाले वीडियो में मैं आपको कल तक जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसमें आपका जो है यूनिट 3 और यूनिट 4 होगा। तो आपका ओवरऑल लगभग जो है मैं ट्राई करूंगा कि 300 प्लस क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं, ओके। सो जैसा कि आप सभी की डिमांड थी इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। अब आपकी डिमांड आ रही थी ज्योग्राफी के लिए, तो हम लोग क्या है अब ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके। जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिजिकल एजुकेशन करेंगे। या किसी भी और भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसे वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं, ओके। सो जैसा कि आपको पता है यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले यूनिट 1 करेंगे लगभग 70 to 75 क्वेश्चन, फिर यूनिट 2 के करेंगे, ओके। सो यूनिट 2 का यूनिट नंबर 1 जो आपका है उसका पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और मैं दोनों में आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो है इज़ अ ब्रांच ऑफ, पर्यावरण भूगोल किसकी एक शाखा है, ठीक है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल का, ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल का, या बोथ ए एंड बी मतलब दोनों, या फिर जियोलॉजी मतलब भूविज्ञान का। तो आपका जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है मतलब पर्यावरण भूगोल, तो पर्यावरण भूगोल किसकी शाखा है तो आपसे पूछा है। तो पर्यावरण भूगोल जो है आपकी वो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों की शाखा है। ऑप्शन नंबर, तो यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी मतलब ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि हु कॉइन द टर्म इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, ओके। चार्ल्स डार्विन ने जो है इकोलॉजी वर्ड दिया था, या फिर अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, या फिर जो है हुम्बोल्ट ने दिया था, या फिर अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट ने, ओके। सो आपका जो इकोलॉजी टर्म है वो किसने दिया था, वो आपका एंसर्ट हैकल ने दिया था, ओके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसने आपका इकोलॉजी टर्म को जो है वो कॉइन किया था, मतलब किसने दिया था। कॉइन मतलब शब्द किसने दिया था, ओके, इकोलॉजी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतः क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। उस वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिक, या फिर जियोमॉर्फोलॉजी मतलब स्थलाकृति विज्ञान, ओके। मेरा इंग्लिश है दैट्स वाई, मतलब मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, दैट्स वाई थोड़ा बहुत हिंदी के शब्दों में इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन में। तो मैं ट्राई करूँगा कि करेक्ट ही हो, बट अगर मान लो थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर हुआ तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका इकोलॉजी हो जाएगा, ओके, पारिस्थितिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड, जो आपके पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। क्या शामिल है। सॉइल एंड वाटर मिट्टी और जल, प्लांट्स एंड एनिमल पौधे और जानवर, लाइट एंड टेम्परेचर प्रकाश और तापमान, रॉक्स एंड मिनरल मतलब चट्टानें और खनिज, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन से होते हैं आपके। तो पारिस्थितिक तंत्र आपके जो हैं वो आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स पौधे और जानवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि अबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटकों में शामिल है। क्या शामिल है। एनिमल मतलब जानवर, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, या फंगी मतलब फफूंदी, ओके।
सो आपका अबायोटिक कंपोनेंट क्या है? तो अबायोटिक कंपोनेंट है आपका सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सनलाइट। ओके, अगले क्वेश्चन में कहा है कि बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज, पारिस्थितिक की मूल इकाई है। मूल इकाई क्या है? एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरण, बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र, या कॉमोडिटी मतलब समुदाय। तो आपका जो बेसिक यूनिट है इकोलॉजी का वो क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर है इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि अ पॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, नेचुरल नेचुरल एक्वेटिक मतलब प्राकृतिक जलीय, जलीय कह रहा हूँ, जलीय। ओके, जलीय, ग्रासलैंड मतलब घास का मैदान। तो पॉन्ड आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो वो आपका किस प्रकार का है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरल एक्वेटिक। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का कार्य नहीं है? एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रभाव, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, पोषक तत्व चक्र, इवैल्यूएशन मतलब विकास, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता। ओके, तो आपका जो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का कार्य नहीं है? तो क्या कार्य नहीं है? वो है इवैल्यूएशन, विकास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, कैसा होता है? इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, अपराइट मतलब सीधा होता है, इरेगुलर मतलब असमान होता है, सर्कुलर मतलब चक्रीय होता है। तो आपका जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा कैसा होता है? वो आपका अपराइट मतलब सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम आर यूजुअली। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक आमतौर पर होते हैं कौन? जानवर मतलब एनिमल, फफूंदी मतलब फंगी, हरे पौधे मतलब ग्रीन प्लांट, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका ग्रीन प्लांट्स। ओके, हरे पौधे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का प्रभाव होता है, कैसा प्रभाव? साइक्लिक मतलब चक्रीय, यूनी डायरेक्शनल मतलब एकादिशात्मक, रैंडम मतलब यादृच्छिक, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। ओके, तो करेक्ट आंसर आप, ये कुछ शब्द ऐसे हैं मेरे लिए जिनको मैंने पहली बार उच्चारण किया मतलब पहली बार बोला है, ठीक है ना। सो लगता है मुझे आप लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। ओके, सो आगे चलते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यूनी डायरेक्शनल। ओके, एकादिशात्मक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार है, क्या है? ओशियन मतलब महासागर, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, मिट्टी मतलब सॉइल, या पौधे। तो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा जो भंडार है वो क्या है? तो वो भंडार आपका क्या है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद। फूड चेन जो होती है, खाद्य श्रृंखला हमेशा शुरू होती है किस चीज़ से शुरू होती है? कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता से, डिकम्पोजर मतलब अपघटक से, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक से, ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा कि फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद। तो फूड चेन किससे स्टार्ट होती है? तो वो आपके प्रोड्यूसर, उत्पादक से स्टार्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि हु इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। आधुनिक पारिस्थितिकी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वो टेंसली या डार्विन, या लिनेयंस, या फिर ओडम। तो जो इकोसिस्टम आपका इकोलॉजी पारिस्थितिकी। ओके, तो आधुनिक पारिस्थितिकी जो है उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक कौन है? तो उनके संस्थापक हैं ओडम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट यूज बाय। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ई.पी. ओडम ने किया था, ए.जी. टेंसले ने किया था, या डार्विन ने किया था, या हेम्बोल्ट ने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इकोसिस्टम का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? तो उसका यूज़ सबसे पहले ए.जी. टेंसले जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, चेंज हो गया थोड़ा सा, 1 सेकेंड।
ये है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये तो सभी को पता होगा, वो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता है? तो ग्रास है, काऊ है, मशरूम है या बैक्टीरिया है? तो कौन उपभोक्ता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपकी काऊ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में कहा है कि इन एन इकोसिस्टम एनर्जी इज लॉस्ट एज, इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस रूप में खो जाती है? वाटर, ऑक्सीजन, हीट या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका हीट, ऊष्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विच साइकिल इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, कौन सा चक्र वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा के माध्यम से जल का संचालन दर्शाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल सॉरी, वाटर साइकिल मतलब जल चक्र, नाइट्रोजन साइकिल मतलब नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन साइकिल मतलब ऑक्सीजन चक्र। ओके, ठीक है, तो भाई कौन सा चक्र है आपको बताना है, तो वो चक्र कौन है? आपका वाटर साइकिल है, जल चक्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजर सॉरी, निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? तो अपघटक कौन है? केचुआ मतलब अर्थवॉर्म, फफूंदी मतलब फंगी, गाय मतलब काऊ, घास मतलब घास, घास मतलब घास नहीं, घास मतलब ग्रास, ठीक है ना, ग्रास, घास मतलब घास बोल दिया, घास मतलब ग्रास। ओके, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजर, डीकम्पोजर कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फफूंदी। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच जोन ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम रिसीव मैक्सिमम सनलाइट, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा क्षेत्र अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? तो अंधकार क्षेत्र, गहन क्षेत्र, तटीय क्षेत्र या तल क्षेत्र? तो आपका कौन सा क्षेत्र है भाई? तो वो क्षेत्र आपका है लाइटोरल जोन, मतलब तटीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बोला है कि बायोस्फीयर इंक्लूड्स, जीवमंडल में शामिल है, क्या शामिल है? ओनली लैंड केवल भूमि, ओनली वाटर मतलब केवल जल, ओनली एयर मतलब केवल वायु, लैंड वाटर एटमॉस्फेयर भूमि जल और वायुमंडल सब। तो आपका बायोस्फीयर में क्या है? बायोस्फीयर में सब होता है, भूमि है, वायु है, जल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज, जीवो और, ये तो आई थिंक करा दिया आपको, तो इसका आंसर होगा इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी, ये रिपीट हो गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? वो आपका जंगल है, तालाब है, बगीचा है या मरुस्थल है मतलब डेजर्ट? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका गार्डन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज कॉल्ड, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का संस्थांतरण को क्या कहते हैं? स्थानांतरण। ओके, स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एनर्जी पिरामिड मतलब ऊर्जा पिरामिड, खाद्य जाल फूड वेब, ऊर्जा प्रभाव मतलब एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल सक्सेसिव मतलब पारिस्थितिक उत्तराधिकार। ओके, उत्तराधिकारी कर देते हैं, उत्तराधिकार। ओके, सक्सेशन, उत्तराधिकार। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रभाव। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, वाटर, जल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन एन इकोसिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल रोटेशन, जैविक घूर्णन, बायो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र, नेचुरल साइक्लिंग मतलब प्राकृतिक पुनः चक्रण, या एनर्जी फ्लो ऊर्जा लूप। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका बायो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंपोनेंट इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, कौन सा कंपोनेंट है टॉप पे फूड चेन के? खाद्य श्रृंखला के
शीर्षक पर कौन होता है? प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, डिकम्पोजर मतलब अपघटक। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म बायोस्फीयर वॉज कॉइन्ड बाय, जीवमंडल शब्द किसने गढ़ा था? तो एडवर्ड सूस ने, डार्विन ने, ऑडम ने या फिर टेंसली ने? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका एडवर्ड सूज ने। ओके, तो एडवर्ड सूज ने, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगली तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे बोला है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इकोसिस्टम इज, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जल मतलब पानी मतलब वाटर, मिट्टी मतलब सॉइल, सूर्य मतलब सन, पवन मतलब विंड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका सन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? महासागर मतलब ओशियन, मरुस्थल मतलब डेजर्ट, झील मतलब लेक, तालाब मतलब पॉन्ड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है डेजर्ट, मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि विच वन ऑफ दीज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ which one of these is the best example of a closed system, निम्नलिखित में से कौन सा बंद प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो फॉरेस्ट, एक्वेरियम मतलब मछली घर, अर्थ मतलब मनुष्यों का घर, शहर मतलब लोगों का घर। ओके, तो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? आपसे पूछा है कि बेस्ट एग्जाम्पल क्या है क्लोज सिस्टम का, बंद प्रणाली का। तो बेस्ट सिस्टम आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका पृथ्वी। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे हर प्रकार के प्रणाली रहते हैं, हर प्रकार के प्राणी रहते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल है, मिट्टी के जीवाणु मतलब सॉइल बैक्टीरिया, वर्षा जल मतलब रेन वाटर, जैविक खेती मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया, मिट्टी के जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय चक्र है? नाइट्रोजन चक्र, फॉस्फोरस चक्र, सल्फर चक्र या कैल्शियम चक्र? तो भाई वो चक्र कौन सा है? तो वो आपका नाइट्रोजन साइकिल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नाइट्रोजन चक्र। ऑप्शन नंबर ए के बाद आगे चलते हैं। विच जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर, आप अच्छे से पढ़ोगे फिर मैं आपको एक फ़नी बात बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। विच जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर, वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र ओजोन परत को समाहित करता है? ट्रोपोस्फेयर मतलब झोम मंडल, समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य वायुमंडल मतलब मीजोस्फेयर, ताप मंडल मतलब थर्मोस्फेयर। नए नए शब्द जो है आ रहे हैं इसमें। अभी तक ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मीजोस और थर्मोस भी बोला था, पढ़ा था। अब ये झोम और ये समताप मंडल, मध्य वायुमंडल या ताप मंडल। ओके, तो सारे मंडल भी पढ़ने पड़ रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले क्वेश्चन। चलो मैं बता देता हूँ बात क्या। अभी मैंने कुछ इकोनॉमिक्स आपकी डिमांड थी कि सर जल्दी कंप्लीट कर दीजिए, तो वो चीज़ मैंने 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर दी। ओके, और आपको 2 दिन क्या, एक ही दिन में मैंने मैक्सिमम ट्राई किया कि 1.5 डे में आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपके इतने फ़नी कमेंट्स थे, कुछ बहुत प्यारे कमेंट्स थे, कुछ फ़नी थे और कुछ मतलब बहुत अच्छे। एक कह रहा है सर मेरे प्यारे सर जो है आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये कमेंट तो बहुत अच्छा था, बहुत आप लोग का बहुत प्यार आया, बहुत अच्छे कमेंट्स किए। एक कह रहा है सर आपने इतनी जल्दी कंप्लीट कर दिया, आपको बहुत सुंदर बीवी मिले। मैं कह रहा हूँ ये कैसा कमेंट है? तो मैंने सोचा आप लोग को बताना चाहिए। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति बैठे हुए हैं जो इस स्तर तक मेरे बारे में सोचते हैं, तो उसको भी थैंक यू वेरी मच कि उसने कम से कम सोचा। ओके, कि बहुत सुंदर वाइफ मिले, कहा था उसने। सर आपको बहुत सुंदर वाइफ मिले। ओके, सो आगे चलते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट ही है, तो ये भी आपका आशीर्वाद ही है एक। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम फ्लो विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव किस ऊष्मागतिक नियम का पालन करता है? तो वो फर्स्ट लॉ का पहला नियम, सेकंड लॉ दूसरा नियम, थर्ड लॉ तीसरा नियम या फिर
जीरोथ लॉ मतलब शून्य नियम, तो वो नियम कौन सा है आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो सेकेंड लॉ मतलब दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, तो कमेंट बहुत फ़नी आते हैं और बहुत अच्छे भी आते हैं, बहुत फ़नी भी आते हैं। ओके, क्योंकि अभी बताया ना इस धरती पे अलग अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं, ठीक है ना, तो भाई कोई कुछ भी भेज सकता है। अब फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम? वन किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, जलीय मतलब एक्वेटिक, स्थलीय मतलब टेरेस्ट्रियल, मानव निर्मित मतलब मैनमेड। लेकिन आपके कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, ये तो मैं कहूँगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि आपका क्या है, वन किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, वन पूछा था फॉरेस्ट। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द ट्रॉपिक लेवल ऑफ हर्बीवोरस इज, शाकाहारी जीवों का पोषण स्तर होता है, क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो शाकाहारी जीवों का पोषण स्तर होता है वो क्या होता है? वो दूसरा होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन? पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है? तो वो एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों का लोप, नेचुरल चेंजेस इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ओवर टाइम, समय के साथ प्रजातियों की संरचना में प्राकृतिक परिवर्तन, अर्थक्वेक इम्पैक्ट, भूकंप का प्रभाव, या सडन क्लाइमेट शिफ्ट, अचानक जलवायु परिवर्तन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नेचुरल चेंजेस इन स्पेसिफिक स्पीसीज स्ट्रक्चर ओवर टाइम, समय के साथ प्रजातियों की संरचना में प्राकृतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज, क्लाइमैक्स समुदाय होता है, क्या होता है? अस्थायी मतलब टेम्परेरी, इनिशियल स्टेज मतलब प्रारंभिक अवस्था, स्टेबल एंड फाइनल स्टेट स्थिर और अंतिम अवस्था, इंटरमीडिएट स्टेज मतलब मध्य अवस्था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है? आपकी क्लाइमैक्स समुदाय जो होता है वो क्या होता है आपका? स्टेबल एंड फाइनल स्टेज, स्थिर और अंतिम अवस्था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा जो है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, स्थल मंडल मतलब लिथोस्फेयर, जैव मंडल मतलब बायोस्फेयर, दूरबीन मतलब टेलीस्कोप। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका दूरबीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट इज अप्रॉक्सीमेटली, एक पोषण स्तर से अगले स्तर तक ऊर्जा का संस्थानांतरण लगभग होता है, कितना होता है? स्थानांतरण लगभग कितना होता है? 90 से 90, 10 से 10, 50 से 50, 75 से 75। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10, 90, 50, 75, तो 90, 10, 50, 75। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? करेक्ट आंसर है आपका 10 मतलब 10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो मुझे तो हिंदी वाले बच्चों को भी देखना है और इंग्लिश वाले, मुझे तो दोनों में पढ़ना है, जिससे मेरे हिंदी वाले बच्चे भी खुश रहें और मेरे इंग्लिश वाले बच्चे भी खुश रहें। ओके, तो किसी को तकलीफ़ ना हो, तो मुझे तो सबकी खुशियाँ देखनी है। आगे चलते हैं, अगले में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? टाइगर मतलब भाग, डियर मतलब हिरन, घास, बैक्टीरिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई है। स्पीसीज मतलब प्रजाति, पॉपुलेशन जनसंख्या, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र, कम्युनिटी मतलब समुदाय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द बाउंड्री वेयर टू इकोसिस्टम मीट इज कॉल्ड, जहाँ दो पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इकोटोन मतलब परितंत्र सीमा, हैबिटेट मतलब वास, बायोमी या बायोस्फीयर, बायो मतलब जीव पर्यावरण या जीव मंडल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परितंत्र सीमा, ऑप्शन नंबर ए इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि एनर्जी एंटर्स द इकोसिस्टम थ्रू, जो आपकी ऊर्जा होती है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवेश करती है, कैसे? पवन के थ्रू, विंड, पौधों के थ्रू प्लांट, मिट्टी के थ्रू सॉइल, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जंगल, महासागर, ग्रासलैंड, डेजर्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओशियन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए
कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द नेचुरल प्लेसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, किसी जीव का प्राकृतिक स्थान क्या कहलाता है? निश, वाश, पारिस्थितिक तंत्र या पर्यावरण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका हैबिटेट, वास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुझे भी अब हिंदी में पढ़ना ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओके, सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट्स कॉल्ड, पौधों के संदर्भ में मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन मृद विज्ञान मतलब पेडोलॉजी, मृद पारिस्थितिकी ईपेडोलॉजी, ईडेफोलॉजी और एग्रोनॉमी, सोशल सॉइल साइंस, मृदा शास्त्र, कृषि विज्ञान। ओके, सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका ईडेफोलॉजी, मृदा पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है, एक मिनट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, कौन सा बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है, पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव या जल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला को सबसे अच्छी तरह कौन परिभाषित करता है? ग्रुप ऑफ डिकम्पोजर, अपघटकों का समूह, फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स, मिट्टी से पौधों तक के पोषक तत्वों का प्रभाव, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईच डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट फॉर फूड, जीवों की एक श्रृंखला जिसमें प्रत्येक भोजन के लिए अगले पर निर्भर हो, या मूवमेंट ऑफ वाटर इन एन इकोसिस्टम, किसी प्रणाली में जल का संचालन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईच डिपेंडेंट ऑन फूड फॉर नेक्स्ट फॉर फूड, जीवों की एक श्रृंखला जिसमें प्रत्येक भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर इन अ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र में उपघटों की मुख्य कार्य क्या है? एक मिनट, पेन चेंज हो गया। आपका पारिस्थितिक तंत्रों में उपघटों का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा स्थानांतरण, हर बार ये शब्द गलत हो जाता है, एनर्जी ट्रांसफर, ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिज्म मतलब मृत जीवों को तोड़ना, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन का उत्पादन, और एब्जॉर्बिंग वाटर, जल को अवशोषित करना। ओके, सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स, मृत जीवों को तोड़ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों का ये जो प्यार है, सपोर्ट है, उस चीज़ के लिए मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट और सहयोग बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है अ पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट, द्रव्यमान का पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है? द्रव्यमान का पिरामिड कि जीवों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों का कुल भार, टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऊर्जा प्रभाव, एनर्जी फ्लो, जीवों का प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों का कुल भार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, वही रिपीट हो गया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला जाएगा कि विच गैस डू प्लांट्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चेक कर लेते हैं, एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल, निम्न में से कौन सा एक अक्षय नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो सूर्य एनर्जी, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो आपका सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। ओके, तो वही वो कौन सी ऊर्जा है? तो आपकी ऊर्जा है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी। ओके, जो नॉन रिन्यूएबल होता है, इट टेक्स मिलियन ऑफ टाइम्स। ओके, अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड, अबायोटिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं? प्लांट्स और एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, जीवाणु और फफूदी, पौधे और जानवर, जलवायु और मिट्टी, कीड़े और पक्षी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका कि सॉइल, वाटर एंड एयर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जलवायु और मिट्टी। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट इकोलॉजिकल बैलेंस,
निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो अच्छा उदाहरण है एक्सेसिव हंटिंग, अत्यधिक शिकार, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का विनाश, बैलेंस प्रीडेटर एंड प्रे पॉपुलेशन, शिकारियों की संतुलित जनसंख्या, या इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, औद्योगिक प्रदूषण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैलेंस प्रीडेटर एंड प्रे पॉपुलेशन, मतलब शिकारी और शिकार की संतुलित जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य नहीं है? एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रभाव, न्यूट्रिशन साइकिल, पोषक तत्व, सॉइल इरोजन, मिट्टी अपरदन, हाँ, बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस, तो जैविक विविधता का रखाव। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन, मिट्टी अपरदान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द बेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज फॉर्म्ड बाय। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार कौन बनाता है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, डिकम्पोजर मतलब अपघटक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर उत्पादक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है? घास, बकरी, बाघ या मेढक। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू। जैविक विविधता का तात्पर्य है? वेरिएशन इन प्लांट्स एनिमल, केवल पौधों की विविधता, नंबर ऑफ ह्यूमन्स इन एरिया, किसी क्षेत्र में मनुष्यों की जनसंख्या, वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी जीवी प्रजातियों की विविधता, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी जीवित प्रजातियों की विविधता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि अ नेचुरल इकोसिस्टम इज, एक प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र होता है। क्या होता है? मछली घर, बगीचा, तालाब, चिड़ियाघर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका तालाब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंटल इज स्टडी। ये करा चुका हूँ, इसका करेक्ट आंसर है आपका इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन इकोसिस्टम। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों की गति को क्या कहते हैं? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, न्यूट्रिशन साइकिल, पोषक तत्व चक्र, ऊर्जा चक्र या पदार्थ प्रभाव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कि नाइट्रोजन साइकिल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द की डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब इज, कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? कि चेन इज़ लार्जर, श्रृंखला बड़ी होती है, या वेब इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड, जाल अधिक जटिल और आपस में जुड़ा होता है, चेन हैज़ मोर ऑर्गेनिजम्स, श्रृंखला में अधिक जीव होते हैं, या देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं होता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कि वेब इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड, जाल अत्यधिक जटिल और आपस में जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी करेक्ट है। ओके, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्रों में जैविक विविधता सबसे अधिक होती है? मरुस्थल, डेजर्ट, घास का मैदान, या फिर टुंड्रा, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपको पता है कि पहली यूनिट बहुत बेसिक है, सेकेंड यूनिट में भी मतलब बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा यहाँ से आपके टोटल 70 क्वेश्चन, जो कि आपकी यूनिट 1 थी। आपकी यूनिट नंबर 1 यहाँ से एंड होती, यूनिट नंबर 1 यहाँ से एंड हो गई। 70 क्वेश्चन किए हैं। अब हम लोग का स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 2। तो यहाँ से हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, और यूनिट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ कॉमनली फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन। विषुवतीय क्षेत्र में समानता किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो घास का मैदान, ग्रासलैंड, शंकुधारी वन मतलब कॉन्फेरियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेगिस्तानी झाड़ियाँ, डेजर्ट शब्स। तो किस टाइप का जो आपका वेजिटेशन है वो पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज़ द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन डेजर्ट रीजन। मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? तो वो आपका मछली पकड़ना, जब पानी नहीं है तो मछली कहाँ से पकड़ेंगे, माइनिंग मतलब खनन, डेयरी फार्मिंग मतलब दुग्ध उत्पादन, या लंबरिंग लकड़ी काटना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका है माइनिंग,
खनन। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि माउंटेन रीजन आर कैटेगराइज बाय विच आर द फॉलोइंग फीचर। पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता निम्नलिखित में से किससे होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, उच्च जनसंख्या घनत्व से, यूनिफॉर्म क्लाइमेट सामान्य जलवायु से, स्टीप स्लोप्स एंड लो टेम्परेचर खड़ी ढलाने और कम तापमान से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता निम्नलिखित में से किससे होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है स्टीप स्लोप्स एंड लो टेम्परेचर, खड़ी ढलाने और कम तापमान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कोस्टल रीजन आर मेनली इन्फ्लुएंसेस बाय विच फैक्टर। तटीय क्षेत्र पर मुख्य रूप से किस कारक का प्रभाव होता है? विंड इरोजन मतलब पवन अपरदन, समुद्री धारा मतलब ओशन करंट, हिमपात मतलब स्नोफॉल, ज्वालामुखी गतिविधि मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि तटीय क्षेत्र पर मुख्य रूप से किस कारक का प्रभाव होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओशियन करंट, समुद्री धारा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस इन विच रीजन। स्थानांतरण कृषि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? तटीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्थानांतरण कृषि, वो कहाँ की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, तो आपका कहाँ किया जाता है? तो आपका इक्वेटोरियल रीजन मतलब विषुवतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ अ मेजर चैलेंज फॉर ह्यूमन सेटलमेंट इन डेजर्ट एरिया। मानव स्थलीय क्षेत्र में मानव बसावट की मुख्य चुनौती क्या है? मतलब मानव वहाँ सेटलमेंट रुकता है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? अत्यधिक वर्षा, एक्सेसिव रेनफॉल, जल की कमी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, या भूकंप, अर्थक्वेक, या घन वनस्पति मतलब डेंस वेजिटेशन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर। डेजर्ट एरिया में आपको पता ही है कि पानी कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पानी की कमी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टेरेस फार्मिंग जो होती है कॉमन प्रैक्टिस इन विच रीजन। कटाव कृषि के क्षेत्र में सामान्य रूप से की जाती है। कोस्टल रीजन मतलब तटीय क्षेत्र में, इक्वेटोरियल रीजन मतलब विषुवतीय क्षेत्र में, माउंटेन रीजन मतलब पर्वतीय क्षेत्र, या डेजर्ट रीजन मतलब मारुस्थलीय क्षेत्र। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो क्षेत्र आपका है पर्वतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी मतलब माउंटेन रीजन। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन लाइवलीहुड इन कोस्टल एरिया। निम्नलिखित में से कौन सी आजीविक तटीय क्षेत्र में सामान्य है? हंटिंग मतलब शिकार, मछली पकड़ना, खेती, या खनन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका फिशिंग, मछली पकड़ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे कि पीपल इन इक्वेटोरियल रीजन ऑफन बिल्ड हाउस ऑन स्टिल्ट बिकॉज ऑफ। विषुवतीय क्षेत्र में लोग अपने घर खंबे पर क्यों बनाते हैं? भूकंप की वजह से, हिमताप मतलब स्नोफॉल, भारी वर्षा और बाढ़ हैवी फ्लड एंड रेनफॉल, या जानवरों के हमले से। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग की वजह से, भारी वर्षा और बाढ़ की वजह से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि डेजर्ट सॉइल्स आर जनरली। मरुस्थली की मिट्टियाँ सामान्यतः होती हैं, कैसी होती हैं? उपजाऊ फर्टाइल, ह्यूमस से भरपूर रिच इन ह्यूमस, स्लाइन एंड इनफर्टाइल लवड़ीय और अनुपजाऊ, एलुवियल मतलब जलोढ़। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका स्लाइन एंड इनफर्टाइल। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज बेस्ट एडेप्टेड टू डेजर्ट कंडीशन। ये आप सभी को पता होगा, वो है कैमल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि निम्न द पीपल इन माउंटेन रीजन मेनली डिपेंड ऑन विच एक्टिविटी। पर्वतीय क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से किस गतिविधि पर निर्भर करते हैं? राइस कल्टीवेशन धान की खेती, मछली पकड़ना, कटाव खेती और पशुपालन, या औद्योगिक कार्य मतलब इंडस्ट्रियल वर्क। तो जो पीपल माउंटेन रीजन में मेनली होते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, किस एक्टिविटी को? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरेस फार्मिंग एंड एनिमल रियरिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंसेस विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। इक्वेटोरियल विषुवतीय क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ड्राई एंड हॉट, शुष्क और गर्म, ठंडी और शुष्क, गर्म और आर्द्रा, मध्यम और ठंडी। तो आपका ड्राई एंड हॉट, हॉट कोल्ड एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड, मिड एंड कूल,
तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्षावतीय क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो वो किस प्रकार की जलवायु होती है, तो वो आपकी जलवायु हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और आर्द्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इन कोस्टल एरिया। तटीय क्षेत्र में निम्न में से कौन सी एक सामान्य पर्यावरणीय समस्या है। वो समस्या कौन सी है। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन या मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन, लहरों के कारण मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन ड्यू टू वेव्स, जंगल की आग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है आपका सॉइल इरोजन ड्यू टू वेव्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच ह्यूमन एक्टिविटी इज लीस्ट सुटेबल इन डेजर्ट रीजन। निम्नलिखित में से कौन सी मानव गतिविधि मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे कम उपयुक्त है। खनन, घुमंतु पशुपालन, नॉर्मैडिक हर्डिंग, सघन कृषि, डेंस एग्रीकल्चर या टूरिज्म मतलब पर्यटन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका डेंस एग्रीकल्चर, सघन कृषि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच क्रॉप इज मेनली ग्रो इन माउंटेन टेरेस। पर्वतीय कटानों में समानता कौन सी फसल उगाई जाती है। तो फसल का नाम क्या है। कोकोनट मतलब नारियल, राइस मतलब चावल, गेहूँ या गन्ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वो क्रॉप कौन सी होती है आपकी, तो आपकी होती है वो चावल, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चावल मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच फैक्टर लिमिट्स एग्रीकल्चर इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। विषुवतीय वनों में कृषि का कौन सा कारक सीमित करता है। विषुवतीय वनों में कृषि को कौन सा कारक सीमित करता है। पुअर रेनफॉल, कम वर्षा, डेंस फॉरेस्ट एंड इनफर्टाइल सॉइल मतलब सघन वन और अनुपजाऊ मिट्टी, कोल्ड क्लाइमेट ठंडी जलवायु या लंबी सर्दियाँ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डेंस फॉरेस्ट एंड इनफर्टाइल सॉइल, सघन वन और अनुपजाऊ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि व्हाट इज़ अ टिपिकल हाउस टाइप इन माउंटेन रेंज। बेसिकली जो आपका टिपिकल हाउस टाइप होता है माउंटेन रीजन में, वो क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में घरों का सामान्य प्रकार क्या होता है। इग्लूज, खंभों पर मकान बनते हैं, ढलानदार छतें वाले मकान या भूमिगत मकान। तो आपका जो टिपिकल हाउस टाइप होता है माउंटेन रीजन में वो कैसा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्लोप रूफ हाउस होते हैं, ढलानदार छत वाले मकान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है वाई आर कैमल्स कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल्स को शिप क्यों बोलते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो तेज दौड़ता है। अच्छा, वो भारी सामान उठा सकता है। दे कैन कैरी हैवी लोड्स एंड सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज। और कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। वह रेत में तैरते हैं, तैर तो नहीं पाते। और या फिर वे कुएँ खोदते हैं, तो ये भी नहीं होता। कुएँ खोदते तो क्या होता है, लोगों के यहाँ पानी की कमी ना होती है डेजर्ट में। ठीक है, तो सब ऊँट बुला के कुएँ ही खुदवा लेते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि दे कैन कैरी हैवी लोड्स, वो भारी सामान उठा लेते हैं और जो है वो काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच नेचुरल हज़ार्ड इज़ कॉमन इन माउंटेन रीजन। पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा सामान्य है। सुनामी, भूकंप, मरुस्थलीकरण या साइक्लोन मतलब चक्रवात। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका अर्थक्वेक, भूकंप। ऑप्शन नंबर बी। माउंटेन रीजन में देखिए मेन कारण क्या होता है कि माउंटेन रीजन में जो पेड़ होते हैं ना, ठीक है ना, जो ट्रीज़ होते हैं आपके, तो ट्रीज़ बेसिकली क्या करते हैं, हरा हरा होना चाहिए था। ट्रीज़ जो आपके होते हैं बेसिकली क्या करते हैं कि जो इनकी रूट्स होती हैं, ट्रीज़ की रूट्स जो है सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। ओके, रोक के रखते हैं। तो जब यही पेड़ काट दिए जाते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है, वो यहाँ पे रुकती नहीं फिर, यस और नो। तो मिट्टी की जो है धीरे धीरे वो लूज़ होने लगती है। तो उसकी वजह से क्या है आपका अर्थक्वेक, भूकंप, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड, ये सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे आपका पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे ना माउंटेन वाली रीजन्स में, आप देखते हो जैसे उत्तराखंड वाले में लैंडस्लाइड अभी कुछ समय पहले एक आया था, आपने सुना होगा। ठीक है ना, लैंडस्लाइड वाला केस होता है। और आपका जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपका जो सॉइल इरोजन का केस है वो इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जितना पेड़ काटोगे मिट्टी जो होगी वो वहाँ से क्या होती रहेगी, रूट्स तो उसे होल्ड करके रखते हैं। मतलब जहाँ पे पेड़ वगैरह होंगे वहाँ पे पेड़ काटोगे तो क्या होगा, नेचर को हार्म करोगे, फिर नेचर हमें हार्म करेगा। यस और नो। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द
ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इन डेजर्ट एरिया। रेगिस्तानी क्षेत्र में पारंपरिक पेशा निम्नलिखित में से कौन सा है? इंडस्ट्रियल वर्क, औद्योगिक कार्य, मछली पकड़ना, नॉर्मेडिक हार्डिंग या फॉरेस्ट्री, वानिकी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका नॉर्मेडिक हार्डिंग, घुमंतु पशुपालन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे क्वेश्चन में बोला है आपसे कि विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ वाइडली प्रैक्टिस इन कोस्टल एरिया। तटीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ व्यापक रूप से की जाती हैं? लंबरिंग मतलब लकड़ी काटना, फिशिंग एंड पोर्ट ट्रेड मछली पकड़ना और बंदरगाह व्यापार, शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरण कृषि, या पैस्टोरलिज्म पशुपालन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका फिशिंग एंड पोर्ट ट्रेड मछली पकड़ना और बंदरगाह व्यापार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कोस्टल एरिया के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज, विषुवतीय वनों को किस नाम से भी जाना जाता है? टैगा, मानसूनी वन, सेलवास या स्टेपी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका सेलवास। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला कि वाई इज़ एग्रीकल्चर डिफिकल्ट इन माउंटेन रीजन। पर्वतीय क्षेत्र में कृषि करना क्यों कठिन होता है? अत्यधिक वर्षा, उच्च तापमान, खड़ी ढलान और पथरीली मिट्टी, या फिर समतल भूमि। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेन रीज़न जो आपका है वो क्या है? स्टेप स्लोप्स एंड रॉकी सॉइल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ट्री इज़ कॉमनली फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। कौन से विषुवतीय वनों में समानता कौन से पेड़ पाए जाते हैं? ओक, महोगनी, पाइन, या फिर आपका बिर्च, पाइन, महोगनी, ओक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में कौन से पेड़ समानता पाए जाते हैं? तो वो कौन से पेड़ होते हैं? वो आपके महोगनी। ओके, 1 मिनट इरेज कर देते हैं आपको जिससे दिख सके। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। महान भारतीय रेगिस्तान भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण, उत्तर पश्चिम या मध्य। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो ग्रेट डेजर्ट आपका है महान भारतीय रेगिस्तान, वो आपका कहाँ स्थित है? वो आपका स्थित है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि पीपल ऑफ कोस्टल रीजन ऑफन ईट। तटीय क्षेत्र के लोग समानता क्या खाते हैं? व्हीट बेस्ड डिशेज, गेहूँ अत्याधिक व्यंजन, सी फूड मतलब समुद्री भोजन, डेयरी प्रोडक्ट मतलब दुग्ध उत्पादन, फॉरेस्ट फ्रूट मतलब वन फल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका सी फूड। ऑप्शन नंबर बी, समुद्री भोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर लो पॉपुलेशन डेंसिटी इन डेजर्ट। रेगिस्तान में जनसंख्या घनत्व कम होने का मुख्य कारण क्या है? ठंडा तापमान, घने जंगल, पानी की कमी और कठोर जलवायु, या उच्च रोजगार। कोल्ड टेम्परेचर, डेजर्ट फॉरेस्ट, लैक ऑफ वाटर एंड हार्श क्लाइमेट, या हाई एम्प्लॉयमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से क्या है? आपसे बोला है कि लैक ऑफ वाटर एंड हार्श क्लाइमेट। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि लैक ऑफ वाटर और हार्श क्लाइमेट, पानी की कमी और कठोर जलवायु की वजह से लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है डेजर्ट वाले रीजन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इन माउंटेन एरिया पीपल ऑफ एन रियर विच टाइप ऑफ एनिमल। पर्वतीय क्षेत्र में लोग समानता किस प्रकार के पशुओं का पालन करते हैं? कैमल मतलब ऊँट, याक और भेड़, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ये तो भैया नहीं पाले, बफेलो मतलब भैंस, ठीक है ना। तो किस टाइप के जानवरों का वो पालन करते हैं? तो वो जानवर होते हैं कौन से? याक और शीप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, भैंस पाल लेंगे, भैंस को पहाड़ चढ़ाते ही चढ़ाते जो है वो कहेगी ठीक है भैया यही छोड़ दो, यहीं हमसे दूध जो लेना है ले लो, बाकी हमें यहीं जो खिलाना पिलाना है खिला पिला दो, ये पर्वत चढ़ के नहीं जाएंगे आप, ठीक है। दूध देने से मना कर देगी, कहेगी नहीं रहने दो, ना हम खाएंगे ना हम दूध देंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है याक और शीप को रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है कि इन डेजर्ट रीजन हाउसेज आर जनरली मेड अप ऑफ। मारुस्थलीय क्षेत्र में घर जो है सामान्यतः किस से बनाए जाते हैं? बैम्बू और लीव्स, बांस और पत्तियों से, कंक्रीट और स्टील से, मिट्टी और गारा है, लकड़ी और पत्थर से। तो किससे बनाए जाते हैं आपके जो घर होते हैं वो? मिट्टी और क्ले से, मिट्टी और गारा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है कि इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट विच प्रॉब्लम मेक्स ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्ट। विषुवतीय वनों में परिवहन को कठिन बनाने वाले समस्या क्या है? एक्सट्रीम क्लाइमेट, अत्यधिक ठंड,
घनी वनस्पतियाँ और वर्ष, डेंस वेजिटेशन एंड रेनफॉल, सड़कों की कमी, लैक ऑफ रोड्स, या फिर रेतों के तूफान। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका डेंस वेजिटेशन एंड रेनफॉल, घनी वनस्पतियाँ और वर्षा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्यास, अरावली, हिमालय, सतपुरा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका हिमालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि सुनामी आर मोस्टली लाइक टू अफेक्टेड विच रीजन। सुनामी प्रभाव करती सबसे अधिक किस क्षेत्र को? मरुस्थलीय, डेजर्ट, कोस्टल मतलब तटीय, माउंटेन मतलब पर्वतीय, इक्वेटोरियल मतलब विषुवतीय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोस्टल रीजन, तटीय इलाका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि ह्यूमन सेटलमेंट आर स्पार्स इन अ माउंटेन रीजन मेनली बिकॉज ऑफ। पर्वतीय क्षेत्र में मानव बस्तियां मुख्यतः विरल होती हैं, क्यों? उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता की कमी, या हार्श क्लाइमेट, कठोर जलवायु और भू आकृति, या एबेंडेंट रिसोर्सेज, भरपूर संसाधन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हार्श क्लाइमेट एंड टेरेन, कठोर जलवायु और भू आकृति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज बेस्ट सूटेड फॉर डेजर्ट एरिया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है? राइस, मेज, वीट या बाजरा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका गेहूँ। सॉरी, गलती हो गई। अरे रुक जाओ। करेक्ट आंसर आपसे, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है? डेजर्ट एरिया के लिए पूछा है, तो डेजर्ट एरिया के लिए बाजरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन माउंटेन रीजन। तो भाई मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है माउंटेन रीजन में? पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन का प्रमुख संसाधन क्या है? पहाड़ों में क्या चलेगी? तो पहाड़ों में आपका रेलवे तो पहुँचे ना, पेट्रोल ही ख़त्म हो जाए, एयर ट्रांसपोर्ट क्रैश कर जाएगा, केबल कार एंड म्यूल ट्रैक्स, केबल कार और खच्चर मार्ग, ये सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि कोरल रीफ्स आर जनरली फाउंड इन। कोरल रीफ सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट, माउंटेन, इक्वेटोरियल या कोस्टल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। तो मेरे घर के पास तो सहारा स्टेट है, ये सहारा डेजर्ट है, तो भाई ये तो घर से दूर है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला कि विच एक्टिविटी लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन इन इक्वेटोरियल रीजन। वशुवतीय क्षेत्र में वनों की कटाई का प्रमुख कौन सी गतिविधियां हैं? आइस मेल्टिंग, हिम पिघलना, या कॉमर्शियल लॉगिंग, वाणिज्यिक लकड़ी कटाई, या माइनिंग ऑफ कोल, कोयले का खनन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बांधों के निर्माण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमर्शियल लॉगिंग, वाणिज्यिक लकड़ी कटाई। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वाणिज्यिक लकड़ी कटाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉट डेजर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म मरुस्थलीय है? गोबी, सहारा, अटाकमा, लद्दाख। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सहारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बोला कि विच इज़ अ कॉमन प्लांट फाउंड इन डेजर्ट। कौन सा भाई पाया जाता है? नीम नहीं है, ओक नहीं है, टीक नहीं है, कैक्टस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग, अंडरलाइन कर रहा हूँ, पढ़ निम्नलिखित में से रहा हूँ, आदत हो गई है हिंदी की। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता में समृद्ध है? रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, वशुवतीय वन, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, माउंटेन मतलब पर्वत, या ग्रासलैंड मतलब घास का मैदान। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वशुवतीय वन, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि पीपल इन कोस्टल एरिया बिल्ड हाउसेज ऑन स्टिल मेनली टू अवॉइड। ये तो आपको भी बताया था, किस चीज़ के लिए अवॉइड करने के लिए? फ्लडिंग, बाढ़ को बचाने के लिए, बाढ़ को नहीं, बाढ़ से बचने के लिए। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज़ नॉट सुटेबल इन इक्वेटोरियल रीजन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ विषुवतीय क्षेत्र में उपयुक्त नहीं है? लॉगिंग, लकड़ी कटाई, टूरिज्म, पर्यटन, वीटिंग फार्मिंग, या शिकार करना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं की खेती। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में बोला है कि इन डेजर्ट एरिया वाटर इज ऑब्टेन मेनली फ्रॉम। डेजर्ट एरिया में कहाँ? बारिश का पानी,
हिमनद ग्लेशियर से, या भूमिगत स्रोत कुआं, या आपका ओसेस, या फिर अंडरग्राउंड सोर्सेज, या फिर रिवर मतलब नदियाँ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका अंडरग्राउंड सोर्सेज। ओके, जो भी हैं सब वही है। अगले क्वेश्चन में बोला है विच ट्रेडिशनल क्लोथिंग इज सॉर्न इन डेजर्ट रीजन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सन एंड सैंड। आपने एक पढ़ा होगा सुनेली या सुहेली का कुछ ऐसे ही एक चैप्टर था डेजर्ट वाले रीजन में, जिसमें उसने अकेले कुआं खोदना शुरू किया था, उसके बेटे ने उसकी मदद की थी। सुहेली या सुनेली का कुआं कुछ ऐसे ही था, ठीक है ना, आप सभी ने पढ़ा होगा। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि धूप और रेत से बचाने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सा पारंपरिक वस्त्र पहना जाता है? थिक वुलन कोट्स, लाइट वुलन क्लोथ्स एंड टर्बन, रेन कोट या फर जैकेट। भैया ये तो ना ही पहने, पगला जाएगा इंसान फर जैकेट पहन के और रेन कोट पहन के, बारिश थोड़ी हो रही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट कॉटन क्लोथ्स एंड टर्बन, हल्के सूती कपड़े और पगड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा मारुस्थल है? वाह, सहारा, थार, गोबी या कालाहारी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो ठंडा है वो गोबी है, गोबी का फूल। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन इन कोस्टल एरिया। तटीय क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक होता है? ओके, पेड़ों की कटाई, या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट खनन, या फिर सड़क निर्माण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इज। विषुवतीय वनों में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? मछली मतलब मछली पकड़ना, मछली मतलब मछली पकड़ना, वानिकी मतलब शिकार करना, पशुपालन या पर्यटन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका वानिकी और शिकार, फॉरेस्ट री एंड हंटिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉमनली ग्रो इन माउंटेन रीजन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पर्वतीय क्षेत्र में समानता उगाई जाती है? चाय, बाजरा, राइस, कॉटन। चाय, बाजरा, राइस, कॉटन। आपका क्या होगा आंसर? चाय, बाजरा, चावल, कपास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, कोस्टल रीजन आर मोस्ट वनरेबल कोस्टल रीजन आर मोस्ट वनरेबल टू विच नेचुरल डिजास्टर। कह रहे हैं कि तटीय क्षेत्र किस प्राकृतिक आपदा के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? अर्थक्वेक मतलब भूकंप, साइक्लोन मतलब चक्रवात, लैंडस्लाइड और ड्रॉट के लिए। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए वो संवेदनशील है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्लोन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ह्यूमन एक्टिविटी कॉजेज डेजर्टिफिकेशन। कौन सा मानव गतिविधि मरुस्थलीकरण का कारण बनती है? ओवर ग्रेजिंग, एफॉरेस्टेशन, इरिगेशन, टेरेस फार्मिंग। तो आपको पता है कि जब आप क्या करोगे, जब आप ज़्यादा अत्यधिक चराई करोगे तो उस केस में क्या होगा? अपनी भैंस बकरियां ज़्यादा ले जाओगे तो डिफॉरेस्टेशन। डिजर्टिफिकेशन होगा, पेड़ कम होंगे। डिजर्टिफिकेशन धीरे धीरे छोटे पेड़ पर जो हरी भरी घास होती है छोटी छोटी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच फीचर इज टाइपिकली ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट। विषुवतीय जलवायु की विशेषता क्या है? हॉट एंड ड्राई, गर्म और शुष्क, कोल्ड एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड, कोल्ड एंड वेट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होते हैं इनका मेन फीचर क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और आर्द्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि कैमल इज ऑल्सो नोन एज। कैमल क्या होते हैं? वो कैमल को हम लोग क्या बोलते हैं? भी बताया था, शीप ऑफ द डेजर्ट। ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थल का जहाज बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन माउंटेन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्रों में नहीं पाया जाता? ट्रेस्ड फील्ड, सीढ़ीदार खेत, स्नो कैप्ड पीक्स मतलब बर्फ से ढकी चोटियाँ, प्रवाल भित्तियाँ या शंकुधारी वन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका प्रवाल मतलब कोरल रीफ्स नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बोला है अगले क्वेश्चन में आपसे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैनग्रोव्स इन कोस्टल इकोलॉजी। तटीय पारिस्थितिकी में मैनग्रोव वनों की भूमिका क्या होती है? इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी, अट्रैक्ट टूरिस्ट, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉर्म, और प्रमोट डेजर्टिफिकेशन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन एडैप्शन इन माउंटेन रीजन। पर्वतीय क्षेत्र में मानव अनुकूलन का उदाहरण क्या है? अंडरग्राउंड हाउसेस, लिविंग ऑन बोट्स, बिल्डिंग टेरेस फील्ड या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बिल्डिंग टेरेस फील्ड, सीढ़ीदार खेत बनाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
अगले क्वेश्चन में बोला है, एक सेकेंड, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एडेप्टेड टू माउंटेन एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पर्वतीय पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ये बता चुका था, याक, ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इक्वेटर है पासेस थ्रू विच कॉन्टिनेंट। विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, उस महाद्वीप का नाम क्या है, वो है आपका अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि तटीय क्षेत्र का मुख्य आजीविका का स्रोत क्या है, आजीविका, तो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन कोस्टल एरिया, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग या इंडस्ट्रियल वर्क। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका फिशिंग, मछली पकड़ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इक्वेटोरियल रीजन। विषुवतीय क्षेत्र में वनों की कटाई का प्रभाव क्या होता है, इंक्रीज इन रेनफॉल, वर्षा में वृद्धि, सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मृदा अपरदन और जैविक विविधता की कमी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉप इन ग्रोथ इन कोस्टल स्केलिन सॉइल। तटीय लवणीय मिट्टियों में कौन सी फसल उगाई जाती है, गेहूँ, जूट, मक्का, जौ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका जूट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच फीचर इज कॉमन टू ऑल माउंटेन रीजन। सभी पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी विशेषताएं सामान्य हैं, हाई टेम्परेचर, स्टेप स्लोप्स, फ्लैट टेरेन या फिर लो रेनफॉल। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका स्टीप स्लोप, खड़ी ढलान है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि ओसिस इन डेजर्ट इज, मारुस्थल में नखलिस्तान क्या होता है, अ ड्राई सैंड एरिया, सूखा रेत वाला क्षेत्र, पानी वाला उपजाऊ क्षेत्र या पर्वत की चोटी या नमक का मैदान। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका पानी वाला उपजाऊ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी, उसको इस स्पेशल कीवर्ड से बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ कोस्टल इरोजन। तटीय कटाव का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, वन वृद्धि, तरंग क्रिया, पर्वत निर्माण या हिमनद का प्रभाव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका वेव एक्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टाइपिकली इन इक्वेटोरियल रीजन। विषुवतीय क्षेत्र में कौन सा वन आम है, कॉन्फिशियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस या मैनग्रोव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अगले वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 3 और 4 करेंगे, जो कि आपका आज शाम या कल तक आ जाएगा। आज शाम तक मैं ट्राई करूँगा कि आपको आज रात तक वीडियो अपलोड कर दूँ। ऐसे ही तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टाटा बाय बाय। आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।